तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं एसपी शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। ऐसे हमारे साथी अभी भी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास को, तो भारत का संवैधानिक विकास में अगर देखा जाए तो भारत की में संवैधानिक विकास की शुरुआत जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही मानी जा सकती है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1600 ईस्वी मानी जाती है या मानी जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज व्यापारियों का एक समूह था। इसे ब्रिटिश भारत ने भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। व्यापार की रक्षा के नाम पर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में किलेबंदी करना और सेना रखना शुरू कर दिया। अपनी सैनिक शक्ति के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही भारतीय रियासतों के राजनीतिक एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। और याद होगा तो बताना चाहूँगा 1757 की प्लासी की लड़ाई में, कौन सी युद्ध में, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन गई। और 1764 के बक्सर के युद्ध तथा 1765 की इलाहाबाद की संधि से कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वे सर्वा हो गई। भारत में कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक सफलताओं एवं कारगुजारियों की वजह से ब्रिटेन में यह जरूरी समझा गया कि भारत में उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए। तो अब यहीं से आपका जो है संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है, जिसमें आपने देखा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। इसके अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे वो 1773 से लेकर के 1853 तक के जो अधिनियम थे इसमें आ जाते हैं। और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जो थे वो 1858 से लेकर के 1947 के जो अधिनियम हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। कौन से अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी याद रहना चाहिए कि कौन सा एक्ट कब लागू किया गया और उसके अंतर्गत क्या हुआ। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो देखिए पहला दे रहा है आपको नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनैतिक क्रियाकलापों को नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आपको ऑप्शन बी दी रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। देखिए आपको अगर यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट दिया होता तो शायद आप बता लेते, लेकिन यहाँ पर हिंदी में दे दिया है विनियमन अधिनियम 1773। तो आपको बताना चाहूंगा मेरे मित्र, विनियमन अधिनियम 1773 को ही रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की गई थी? कलकत्ता में। देखो एक प्रश्न जो इससे मिल के आता है, देखिए विनियमन अधिनियम 1773, ये अधिनियम 1773 अगर इसी में पूछा जाता है वर्ष, ईयर की बात आती तो ईयर 1774 होता है। देखिए वर्ष 1774 में अधिनियम 1773 है, ये भी याद करिए, यही कंफ्यूजन करता है। फिर से याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रमुख या इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये नोट कर लीजिए, कई मर्तबे पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। सर एलिजा इम्पे को इसका
प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर कह रहा है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखिए, जब बात आती है ईसाई मिशनरियों का कार्य करने की अनुमति में, तो ये बात आती है चार्टर अधिनियम 1813 में ही। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रति वर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी कर दिया गया। फिर आपका बात आता है ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो बिल्कुल चार्टर अधिनियम 1833 ही हो जाएगा, यानी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब देखो यहां सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किया गया, देखो यहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल से अब भारत की बात हो रही है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति भी की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति भी की गई थी। तो ये था पहला प्रश्न। अगर अब हम आप मिलाने का प्रयास करें, ऑप्शन ए में कौन सा सही होगा, दूसरा, उसके बाद बी में कौन सा सही हुआ, पहला, सी में तीसरा और डी में चौथा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। हमारे बहुत सारे साथियों के जवाब भी सही आ रहे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहां पर भारतीय संविधान के स्रोत की बात की जा रही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान यानी आयरिश, यानी आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। यानी ए में कौन सा सही होना चाहिए, थर्ड, ठीक है। इसके हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं मूल अधिकार। देखो, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में आपको कंफ्यूजन होता है। अधिकार वो दर्शाता है जो थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, और कर्तव्य का निर्वहन वो करता है जो शक्तिशाली भी होता है और सहनशील भी होता है। तो देखो, अधिकार भैया कौन सा देश दर्शाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी ये आपका कौन सा होना चाहिए, बी में कौन सा होना चाहिए, पांचवा, यूएसए अमेरिका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। यानी आपका बी में क्या होगा, आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। अच्छा, मान लो यही आपसे कहता मूल कर्तव्य। देखो, यहां पर बात कर रहा था मूल अधिकार की, लेकिन मूल अधिकार ना देके मूल कर्तव्य दिया जाता, तो आपको बताना चाहूंगा मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, न्याय में आपका आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से, यानी रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए, सीमावर्ती सूची अब बात कर रही है। सीमावर्ती सूची, सीमावर्ती सूची का जो उल्लेख मिलता है वो किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात ये आती है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या चीजें लिया गया है, तो बताइए आप लोग। आपको बताना चाहूंगा संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। किसकी, संघ राज्य क्षेत्र की समवर्ती सूची का जो उल्लेख मिलता है, या ऐसे समझ लीजिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ध्यान से समझिए, उद्देशिका की भाषा को भी यहीं से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी आपका सी में 1 हो जाएगा। अच्छा, बी में कौन सा सही हुआ था, 5 यहाँ भी मिल रहा था, सी में 1, यहाँ सी में 2 कह रहा है, यहाँ 1 कह रहा है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन डी देखिए, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में
अधिक शक्ति निहित है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी सेकंड होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन तो कौन सा होगा? डी होगा। अच्छा, कनाडा के संविधान से और क्या क्या चीज लिया गया है बताना चाहूंगा। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र तथा संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन सही होगा कौन सा? डी होगा। फिर भी इसको याद करने का एक ट्रिक ऐसे भी है, बच्चे आपने पढ़ा भी होगा। ब्रिटेन के लिए कहा जाता है याद करने के लिए, ब्रिटेन कहता है कि मैं संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटेन के लिए कहा जाता है क्या? संसद का निर्माण, संसद का निर्माण अकेले करेंगे, संसद का निर्माण अकेले करेंगे। अर्थात जो है ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिया गया है। ऐसे याद कर लेते। बाकी आपको लगभग मैंने बता दिया। अमेरिका के लिए याद करने का ट्रिक केवल जान लीजिए, बाकी तो मैंने अमेरिका का बता दिया। अमेरिका कहता है कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। जर्मनी के लिए आप याद कर सकते हैं कि मैं आपातकाल घोषित करूंगा। यानी आपसे कल को पूछा जाए कि आपातकाल, तो बताना चाहूंगा कि जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध का, जिसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है वित्तीय आपात को छोड़कर। कौन से आपात को छोड़कर मित्रों? वित्तीय आपात को छोड़कर। यानी जर्मनी के संविधान की जब बात की जाती है तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध का तो किया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके प्रावधान लिया गया है। तो ये आप जानते रहिए। फिर से ध्यान दीजिए, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात छोड़ करके। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। आइए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव जो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को। तो बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक चुनाव जो हुआ था 1946 में हुआ था। 1946 का चुनाव जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के, अविभाजित का मतलब आप समझते हैं, यानी भारत तब बटा नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये प्रश्न आप सभी को। अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से, कौन से प्रांत से? जब भारत का बंटवारा नहीं था, यानी अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, और फिर वो कहां से बने? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कई तरीके से ये क्वेश्चन करके पूछा जाता है। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था ये 14 अप्रैल 1891 में। अब कभी कभी बच्चे तारीख भूल जाते तो ऐसे आप याद कर लो। कहा जाता है कि ये अपनी माता पिता के 14वीं संतान थे। सोचो कौन सी संतान थे? 14वीं संतान थे और 14 अप्रैल को पैदा हुई, ऐसे याद कर लो। 14 अप्रैल 1891 कहां पर? महू कहां है ये? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुआ। कहां पर हुआ? भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ था। तो बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बता लेंगे। तो बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जब यह प्रश्न आएगा तो आप क्या बताओगे? बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहां से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े। आइए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम अधिवेशन की बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी मित्र, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, अतः बैठक में कितने सदस्य थे? 389 कुल सदस्यों में से मात्र 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 389 में से 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। अच्छा, कब बन के तैयार हुआ, इस पे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? अब संविधान सभा की समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। अगर आपको याद हो, संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी, जिसमें आपको याद करने का ट्रिक बताया गया है। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, पहले मैं इस पे बातें कर लेता हूं। तो देखो, यहां प्रस्तावना की ही बात की जा रही है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की, कब किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, ये भी पूछा जाता है। देखो, 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। फिर आपके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? 3rd बैठक में। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना, किसकी बात कर रहा है? प्रस्तावना, यहां लिखा ना, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रीएम्बल जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? बैठक में तो इसे प्रस्तुत किया गया, यानी 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया? तो आपको बताना चाहूंगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद कर लीजिए, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी भारतीय संविधान के द्वारा इसको क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना या प्रीएम्बल को प्रस्तुत किया और उसको 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे?
अब देखिए प्रारूप समिति के सदस्य की बात की जा रही है। मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव जी थे। डॉक्टर भीमराव समेत कुल 7 सदस्य थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे, तो अन्य एक छोड़ दोगे तो 6 बचेंगे, लेकिन बच्चा तब पर भी गलत कर देते हो। नहीं, ध्यान से सुनो। तो 7 सदस्य थे। कौन कौन से 7 सदस्य थे, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए तो आपको जैसे कि बताने में दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं। भैया इंग्लिश वाले अगर दिक्कत हो तो आप बता देना। ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। उनके नाम आपको याद होना चाहिए। N. गोपालास्वामी, N. गोपालास्वामी आयंगर, N. गोपालास्वामी आयंगर। फिर उसके बाद आता है बात K.M. मुंशी, K.M. मुंशी के बाद बात आती है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर बात आती है सैयद मोहम्मद सादुल्ला की। इसके बाद बात आती है B.L. मित्र। B.L. मित्र आपको पता होना चाहिए। B.L. मित्र इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात इन B.L. मित्र के स्थान पर, ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह कम है, N. माधव राव। कौन आगे भैया? N. माधव राव ने पद को संभाला। और एक चीज याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, D.P. खेतान, D.P. खेतान की मृत्यु हो गई इसी पद पर रहते हुए, तो आए नए T.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी ने संभाला। तो ये 7 सदस्य थे। इनके बारे में आपको जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखो ये 2 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है। अभी अभी हमने बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति के अध्यक्ष थे, यानी इसके प्रारूप समिति में ये सदस्य भी नहीं रहे हैं, यानी मेंबर भी नहीं थे। फिर कह रहा है कि सरदार पटेल, तो बताना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन से भैया? चाहो तो आप नोट कर लो, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, यानी ये भी नहीं थे। यानी आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कौन सा जवाब सही होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन सही होगा आपका, अगर देखें तो 1 वाला होगा और 3, 1 और 3, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा चौथा नहीं, 1 और दूसरा चौथा नहीं होगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें यदि बच्चे आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, जैसे कि संस्थान को एक एनर्जी मिले और आपके लिए इसी तरीके से दिन प्रतिदिन एक अच्छे क्लास के माध्यम से मिलते रहें। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया था? वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का जो समय होता है वो 52 सेकंड तक का होता है।
जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूछा गया है प्रश्न? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये भी नोट कर लीजिए, बिशन नारायण धर जी इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो अभी तो मान लो ये क्वेश्चन आसान कर दिया, जैसे आपको ईयर केवल दिया है तो इसमें तो आप बता ले गए कि 1950 हो जाएगा, वर्ष 1950, लेकिन तारीख अक्सर दिया जाता है 24 जनवरी और 26 जनवरी में आपको कंफ्यूज करता है। तो आप अब आज के बाद कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है इसे भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। बाकी इसको जो है 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में इसको पहली बार गाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बात की जा रही है यहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द। देखिए पंथ निरपेक्ष यहां पर एक वर्ड निकला है, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर जिसको कहते हो आप, क्या कहते हो? सेकुलर। सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भी पूछा जाता है कई बार, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल विषय माना गया है। कैसा विषय माना गया है? इंडिविजुअल विषय माना गया है। तो क्वेश्चन देखो, यानी इसमें अगर ऑप्शन आप देखो कि भारत में अनेक धर्म हैं, नहीं, इसके लिए नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये अपनी चीज है, लेकिन यहां पर पंथ निरपेक्ष का ये अर्थ नहीं निकलता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, बिल्कुल उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये भी पंथ निरपेक्ष शब्द से बयान नहीं होता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है कि नहीं आप इसी धर्म को लो, इसी धर्म को एक्सेप्ट करो, जो आपकी इच्छा कहे उसे आप कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया मित्रों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, अब बात कर रहा है भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत की। अब आपको आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूँगा, आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूरे संविधान का बहुत अच्छा नोट्स है, पूरे क्वेश्चंस। बाकी ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों को भी, इन प्रश्नों की श्रृंखला को आप हमारे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हमें व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 8953806857 यानी 8953808857 पर भी मैसेज करके आप इसका व्हाट्सएप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, तो भारतीय संविधान के अगर आपको याद होगा भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख मिलता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स होगा। क्या होगा? भारत यानी इंडिया जो हो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा।
यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित यानी एक्वायर्ड किए जाए सम्मिलित होंगे। लेकिन कहां पर होंगे? ये सभी संघ राज्य क्षेत्र में होंगे। कौन कौन से 3? पहला तो आपका राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं या अर्जित किए जाएंगे। तो भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10वें पर। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद होगा स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। इसीलिए जून 1948 में सरकार के पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में? याद कर लो, नोट कर लो भैया, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक्स प्रोविंसेस कमीशन की नियुक्ति की गई। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप, अभी देखिए जून 1948 की बात ये थी, परिणाम स्वरूप हुआ क्या? दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। अब इसके धर समिति की बात नहीं हो रही है, अब अलग से एक नया भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में पूछा जाता है कि इसके सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके बाद आता है नाम पट्टाभी, सीतारमैया थे, जिसे कौन सी समिति के नाम से जाना गया? इस पूरे को, जो ये तो सदस्य थे, मेंबर्स थे, इसी को जाना गया जेवीपी समिति। कौन सी समिति से जाना गया मित्रों? जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया क्या हो जाए? क्वेश्चन देखो, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम थे एस के धर। क्या थे? एस के धर प्रथम थे, क्योंकि जून 1948 में किया गया, लेकिन इनको हटा दिया गया, बनी बाद में जेवीपी समिति के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन आपसे प्रथम पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? यही हो जाएगा। अच्छा, इसी में क्योंकि बात करता है भारत की, तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया था? तो उस समय जो है 1 नवंबर 1956 को, अगर इसके इतिहास पे थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं क्योंकि अच्छा प्रश्न है मित्र। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1950, ये तो यहाँ 48 में ये हो रहा था, फिर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरूत। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। पहला तो आधार बताया भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकरूपता, अखंडता, देश की एकरूपता तथा अखंडता, फिर वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और चौथा बताया कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
आयोग की सिफारिशों या आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप जो है 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य यानी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी यानी 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जैसा कि आपको पता है वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? लो आ गया प्रश्न, बताओ भैया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वैसे सभी बच्चे को इसका आंसर पता ही है, आंध्र प्रदेश एपी हो जाएगा। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल, 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद, क्या नाम था भैया, इतना लंबा काहे को कर दिए थे? पोटी श्री रामलू, ऐसे ऐसे लोग थे देखिए अनशन पे बैठ जाने के बाद मर गए बेचारे। पोटी श्री रामलू की मृत्यु हो गई। अब लो, इनकी मृत्यु के पश्चात यहां व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी ने तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। कब? 1 अक्टूबर 1953 को ही इसका क्या किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये आप जानते हुए चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अभी अभी मैंने बताया था। आज तक आप ये पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता यानी ड्यूल सिटीजनशिप थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है। इसीलिए अब संपूर्ण भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। बोलो प्रेम से, समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? वेरी गुड। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्टेड। पहला हो गया एडॉप्टेड, दूसरा हो गया अधिनियमित का मतलब होता है इनएक्टेड, और आत्मर्पित किया। इस दिन कौन कौन से जो है लागू कर दिए गए थे, तो आपको बताना चाहूंगा। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, नोट कर लीजिए, अंतरिम संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध जो थे वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो नागरिकता का प्रावधान मैंने लिखा है, चुनाव संबंधी प्रावधान लिखा हुआ है, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान हमने लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसकी बात की जा रही है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी एवोलेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता यानी डिसएबिलिटी को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 यानी 1955 पारित किया गया और वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो है अभी आपने देखा खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छे से बच्चों ने सिलेक्शंस प्राप्त किया, लगभग 100% बच्चे सफल हुए हैं। मेंस के लिए भी बैच हमारा आने वाला है प्रयागराज की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ, और जैसा कि आपको पता है हिंदी और जीएस का रोल रहेगा, तो इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको नंबर लिख देता हूं 9415 800 659। इस नंबर पर आप हमारी बीईओ मेंस के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बीईओ मेंस के लिए हो या फिर आप आरओ एआरओ परीक्षा प्री एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए, नया वाला जो आने वाला है उसके लिए, या फिर आप लोअर मेंस के लिए हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप हमें 8953806857 या फिर ऊपर वाले नंबर पर ही हमको आप कॉल भी करके संस्थान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेस्ट कलेक्शंस के साथ बैच स्टार्ट होगा, 100% सिलेक्शंस आपका होगा, श्योरिटी के साथ आप जुड़िए, आपका जरूर कल्याण होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पर। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार या कैसा अधिकार है इसकी बात की जा रही है। कैसा अधिकार है बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद याद होगा अगर आपको 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 to 14 ईयर की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है मित्रों? मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। यानी क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और इसको 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया। यानी अब 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को यानी शिशुओं को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यदि उनको किसी प्रकार से समस्या है तो उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह अनुच्छेद 21 का में इसका वर्णन मिलता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? किसके अंतर्गत? निवारक नजरबंदी। आपने देखा है, अक्सर देखते हैं, सुनते हैं अपना कि उनको नजरबंद कर दिया गया है, तो इसका अनुच्छेद नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 22 के 4 में
के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, कुछ कार्यवाही किए बिना, कुछ का आपने अपराध किया या नहीं किया, किसी बिना उसके 3 माह तक 3 मंथ तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक हो जाएगी। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? अभी अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आराम से आपने बताया हुआ था, फिर से आ गया क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान, यानी ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न तो आपको पता ही है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो बताना चाहूंगा संविधान के अनुच्छेद 54, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल क्योंकि भूल जाता है, जैसे जितना जितना आप सुनोगे, जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे तरीके से आपका तैयार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। क्या होंगे? संसद के दोनों, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। राज्यों की विधानसभाओं, लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, यहां क्या दे रहा है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ना, राज्यों की विधानसभाओं, यहां दिए रहा है क्या? विधानमंडल नहीं, क्या होना चाहिए? विधानसभाओं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी ये क्या है आपका? गलत है। फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तो बता ही रहा हूं आपको, सभी राज्यों की विधानसभाओं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अगर आपको याद होगा, ये जोड़ा गया है किसके द्वारा? कभी कभी पूछा जा सकता है, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, यानी सम्मिलित किया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी जो है वोट दे सकते हैं, यानी इनका निर्वाचन कर सकते हैं। यानी एक का कौन सा गलत है आपका? दूसरा गलत है, यानी 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19वें पर। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? बहुत आसान सा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। पहली बार 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक, और दूसरी बार 1957 ईस्वी से लेकर के 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए, यानी क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए आप सभी। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है, यानी 552 हो सकती है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है, इसमें निर्वाचित पूछा जा रहा है, केवल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है वो 550 होती है। कितनी होती है? 550 होती है। तथा इस 550 को भी अगर डिवाइड कर दें तो आपने पढ़ा होगा
कि एक में 530 सदस्य होते हैं जिसमें राज्यों से होते हैं। ये 530 कहां से होते हैं? राज्यों से होते हैं। जबकि 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। कहां से होते हैं फ्रेंड्स? केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 नहीं है, कितना है? 543 है, 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से हैं, यानी इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से कितने हैं? केवल 13 ही सदस्य हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा था लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगा? 550 होगा, 552 नहीं होगा। आपको मान लो ऑप्शन में डी ना होता, 552 देता तो आप कंफ्यूजन में हो जाते। तो आप जान जाइए क्या हो जाएगा, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 552 होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन कहता कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 होगी। वर्तमान में कितनी है? 543 होगी। ये आज के इस सेशन का यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का 20वां क्वेश्चन था। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। यदि आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही तो प्लीज एक बार थंब का निशान दें। जैसे कि आपके लिए इसी तरीके से संस्थान अग्रणी भूमिका आपके आने वाले सफलता बनाता रहे। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इस प्रश्न का जवाब लास्ट में दूंगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। कहते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल की अगर बात करूं, आर्टिकल 75(1) यानी अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? आर्टिकल 75(1) आर्टिकल 75(1) के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है वह भारत का राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अगर बात करें अनुच्छेद 75(2) तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? प्लेजर, यानी राष्ट्रपति चाहता है जब तक आपकी इच्छा है आप बने रहिए, अपना पद धारण कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। अन्यथा फिर उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के अनुसार कोई भी केंद्रीय मंत्री अपनी इच्छा पर बिना किसी भी सदन का सदस्य रहे, कितने महीने तक सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो था वर्ष 1952 में हुआ था। इसका प्रथम सत्र कई बार पूछा गया है। 13 मई 1952 यानी 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ और वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा को
राज्यसभा को कब तक किसके नाम पे जाना जाता था? राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो 1954 तक 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कई बार पूछी जाती है, तो ये भी लगे हाथ जान लेते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, जबकि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। जैसा कि अभी इसके पहले हमने लोकसभा के बारे में चर्चा किया था, अब हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत आसान है। संविधान के भाग 5 पार्ट 5 आर्टिकल की बात करते हैं। अगर हम अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देन की देन है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे मित्र। शून्यकाल की जब बात आती है तो आप सोचते हैं यार भारत जी तो कुछ कर नहीं सकता, ऐसा कैसे कर देगा भारत? इसलिए आता हुआ प्रश्न आप गलत कर जाते हो कभी कभी। तो बिल्कुल सही जवाब ये होगा आपका ऑप्शन ए ही होगा। भारत की संसद के दोनों सदनों में, आपको बताना चाहूंगा, याद कर लो, प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल 0 आवर के नाम से जाना जाता है। यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है कितने बजे? 12 बजे। इसमें कोई सदस्य मतलब कोई संसद का सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25वां। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, इसमें जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट होकर के 21 फरवरी 1952 यानी 1952 तक लगभग देखा जाएगा तो 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों 489 प्लेसेस के लिए चुनाव हुए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लो यहीं पर, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए कितने सारे प्रश्न बने इससे। एक प्रश्न तो आपका निकल के आया क्या? एक प्रश्न तो आपका यही बना कि ये कब से कब चला था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के तक चला था। 4 माह तक 489 स्थानों में। बच्चा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? तब जब 51 और 52 दोनों दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो वहां पर थोड़ी सी क्या होती है,
समस्या बन जाती है कि 51 मारे या 52। ठीक है, उस स्थिति में भी क्योंकि फरवरी जाके ये आपका जो है 1952 में कंप्लीट हुआ, इसीलिए आप ऑप्शन क्या मान लेते हैं, ऑप्शन बी यानी 1952 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल के साथ बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री कब से कब भारत में बने रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एच.डी. देवगौड़ा कौन है? एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 थे, यानी 1 जून 1996 से लेकर के ये थे एक आपका जो है कब तक, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, यानी ए में कौन सा सही होगा, 4 होगा। अच्छा, यानी ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। फिर बात कर रहे हैं चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक था, यानी दूसरे में कौन सा होना चाहिए, 3rd होना चाहिए। यहाँ क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, इसके कारण गलत हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो था वो 10 अक्टूबर 1999 से लेकर के 22 मई 2004 यानी आपका 1 हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक था, यानी 2 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27वें पर। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है या कौन हो सकता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ राज्य की बात कर रहा है। आप लोग जब देश की बात करते हो तो आप अक्सर महान्यायवादी समझते हो, नहीं, यहाँ पर राज्य की बात हो रही, तो राज्य के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 165(2) संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां आपके स्क्रीन पर। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, विधान परिषद। संविधान के याद कर लीजिए, अनुच्छेद अक्सर भूल जाता है आपको, इसीलिए अनुच्छेद बार बार याद किया करिए, छोटे छोटे से, इसी से आपको याद होता जाएगा। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल लेजिस्लेचर के 2 सदन होते हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद होता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं, और दूसरे का नाम विधान सभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या निम्न सदन कहते हैं। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधान सभा होता है। विधान सभा होता है यानी जहां एक ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहे थे भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां आपकी स्क्रीन पर है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसकी बात की जा रही है? राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश की बात की जा रही है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा मित्रों, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र यानी सेशन आहूत कर सकता है। उसका 17वां प्रोरिग जो होता है वो भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक जो होती है यानी लास्ट सिटिंग जो होती है और आगामी सत्र की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट सिटिंग के बीच कम से कम जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना
चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें पर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। अब देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, यानी हमें भारत के जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो बताइए, आइए चेक करता हूं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं, पहले तो आपसे अनुच्छेद ही पूछा जाता है कि, तो आप लिखिए संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किन किन क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताओं का आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल वह भारत का नागरिक हो। फिर क्या कह रहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा था अनिवार्य नहीं है, ये तो है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यहां से देखो मित्र। इसके बाद देखिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये सही है। वह एक पारंगत विधि वेत्ता होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन आपका सही कौन सा नहीं हो रहा है, मैच जो नहीं करा रहा है, बी बताना चाहूंगा। सुनिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी जज रह चुका हो। 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता यानी ज्यूरिस्ट के लिए जो है उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन कहीं पर यह उल्लेख नहीं मिलता है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह किसके लिए है, राष्ट्रपति की जब अर्हता की बात करते हैं तो कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपसे राष्ट्रपति के नहीं, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और भी इससे निकल के आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की बात हो रही ना, तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम फातिमा बीबी लिख लीजिए, एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल जो था 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ये सदस्य भी बन गई थी। तो इस क्वेश्चन का तो हमें जवाब मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 हो गया मित्रों। क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए, ये तो प्रश्न ही वही आ गया, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। सुश्री एम फातिमा बीबी। कार्यकाल कब से कब तक था, ऊपर बताया था ना, 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक इनका कार्यकाल था। और 1993 में इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी बन गई थी। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पर। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जिले में, नागौर
जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात जो है, पहला तो ये हो गया आपका राजस्थान, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस वर्ष में? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। तो आपसे क्वेश्चन पहला ही नहीं पूछा जा सकता, दूसरा भी पूछा जा सकता है। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पंचायती राज से। अब जब बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूं। अनुच्छेद की बात करते हैं। 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी कुल स्थानों का 1/3 स्थान, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो लगे हाथ 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। जब आपसे पूछे कि किस कमेटी के द्वारा की गई थी, तो उस कमेटी का नाम था LM सिंघवी। LM सिंघवी समिति। इनके कार्यकाल के बारे में नहीं, बस मामूली सा बताते हुए चलेंगे। एक प्रश्न, किस कमेटी के द्वारा? फिर से सुनिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले। ये क्या किया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस पार्टी ने किया या किस कमेटी ने किया? कमेटी की बात करेगा तो LM सिंघवी समिति ने। और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायती राज्य व्यवस्था से कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो उनके बारे में आपको सभी समितियों के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल मिला के आप इसको जानते हुए चलिए। जैसे आपसे कहे कि कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था से नहीं है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज संस्था में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत आता है। इसके अलावा जो भी आएगा कुछ तो नहीं होगा, इसको आप जानते हुए चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पेपर। चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। कहां पर बात किया जा रहा है? चुनाव में। चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है, तो आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि उसे किसी विधि द्वारा निरह, यानी निरह कहने का मतलब क्या होता है आप लोग जान लीजिए, हिंदी का शब्द है, क्योंकि आप निरह ऐसे लिखा जाता है, नहीं कभी कभी गलती कर दे। निरह का मतलब होता है डिसक्वालीफाई, घोषित नहीं किया गया है। अर्थात संविधान मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, ना कि उनके अधिकार को। यानी उनके अधिकार को परिभाषित नहीं करता संविधान, फिर से समझिए, मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, उनके अधिकार को नहीं। भारत के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी 1951 की धारा 62(1) में प्रदान किया गया है। इस प्रकार मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार, राइट, एक विधिक अधिकार, यानी ये लीगल है। क्या है ये एक विधिक अधिकार है, यानी ये कानूनी अधिकार है, जिसको हम संवैधानिक अधिकार नहीं कह सकते। ये क्या है? एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप जानते हुए चलिए। अच्छा प्रश्न है।
आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है आर्टिकल्स, दूसरी तरफ दिया है विषय, यानी कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत किसका सिलेक्शन होगा, किसका चुनाव होगा, इसके बारे में हमें देखना है। अनुच्छेद 54, अभी भी आपको देखे पहले दूसरे प्रश्न में इस पर हम चर्चा कर दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो दे रहा है ऑप्शन आगे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो बिल्कुल आपका इसमें क्या हो गया, ए में एक सही हो रहा है। ठीक है, आगे भी लाते हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ दिख रहा है, देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 75 में मिलता है। फिर इसके बाद कर रहा है बात अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155 बिल्कुल सही आ रहा है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और दे रहा है अनुच्छेद 164, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यही तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो पहले मुख्यमंत्री का जो है क्या करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा, और अब इस मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए हो गया। कभी कभी बच्चे ध्यान देना, जब इस तरीके का एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको लगता है यार ये इस तरीके से कैसे सही हो जा रहा है, आपको लगता है यार कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे कैसे बन जा रहा है, तो ऐसा सपना नहीं होता है। ये ऐसा प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेता है और पूछा हुआ ही प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्च न्यायालय, कभी कभी बच्चे आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूजन में क्रिएट कर लेते हो, तो पहले तो आज के बाद उच्च और उच्चतम न्यायालय समझ जाओ। उच्च का मतलब है यहाँ पर आपके हाई कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय दिया है अनुच्छेद 318, बिल्कुल अनुच्छेद 318 गलत दिया है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 216 में इसका आता है, लेकिन यही मान लीजिए उच्चतम न्यायालय होता, लिख लीजिए साथ में, पिछली अभी भी पीछे बताया भी वैसे आपको, उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट और गठन की बात की जाती है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता, वैसे जो आ रहा है इसमें इतना देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में आपको कंफ्यूजन होता तो इसलिए लिख दिया उच्चतम न्यायालय का गठन किसमें, अनुच्छेद 124 में। फिर दी रहा ऑप्शन भी, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 324, बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान मिलता है, यानी ये तो सही है। आपसे सही पूछा जा रहा था, यानी आपको तो सही जवाब मिल गया बी। फिर भी हम चेक करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ये दे रहा है आपका अनुच्छेद 332, बिल्कुल गलत दे रहा है। अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। फिर महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 दे रहा है, यह गलत है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन तो सही कौन सा हो गया आपका बी। फिर भी एक बार चेक करते हैं, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद किसमें आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 216 में। भारत निर्वाचन आयोग 324 सही है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो मिलता है वो अनुच्छेद आपका है 315 और महाधिवक्ता का जो होता है ये है 165, ये आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37वें पर। क्वेश्चन नंबर 37,
चीन की संसद का नाम क्या है? कई मरतबे आपने देखा होगा कि अलग कंट्रीज के संसद के नाम के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, बिल्कुल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन की संसद का नाम है। चीनी जनवादी गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में आपसे पूछा जाता है सदस्यों की संख्या, यहाँ वर्तमान में 2980 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद, विश्व की सबसे बड़ी संसद। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी संसद तो ये चीन की ही संसद है, परंतु वास्तव में यह रबर स्टॉम्प विधायिका लेजिस्लेचर है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर मुहर लगाती है। अब जैसे आपसे पूछे कि बताइए जापान की संसद का क्या नाम है, तो देख लीजिए, कुछ मैं लिख देता हूं। जापान की संसद का नाम डाइट, जिसे आपने देखा होगा ना कि डाइट डाइट कहते हैं, तो डाइट क्या है? जापान की संसद का नाम है। एक दो संसदों के नाम ऐसे है और आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर 38, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? क्या कह रहा है? भारतीय संसद में और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची, पहले तो आप इसे देखिए, 8वीं अनुसूची में किया गया। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। 3 संशोधन हुआ, कौन कौन सा? पहला हुआ आपका 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा एक नई भाषा जुड़ी जिसका नाम है सिंधी। कौन सी? सिंधी। 21वें के बाद आपका आता है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी भाषा जुड़ी? 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। एवं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2003 में लागू हुआ, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है भैया? 22 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमारे ऐसे विद्वान साथी जो टीजीटी, पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी के लिए लगभग सभी विषयों की क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं। आप डेमो लीजिए। 94 15 800 659 नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप हैं सब्जेक्ट अपना लिखिए, और आप डेमो देखिए या फिर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% सफलता मिलेगी आपको। इसके लिए एकदम श्योरिटी के साथ आप जुड़िए, क्योंकि जो भी टीम मिलेगी आपको पूरे उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम आपके बीच में रहेगी। और हमारी एक पहचान जो अलग सी है, हम उस पहचान पे ही कार्य करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39वां। बाकी स्पेशल हिंदी की क्लास भी हमारी चल रही है, स्टार्ट हो गई। टीजीटी पीजीटी के लिए भी और बीईओ मेंस के लिए भी हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल आता कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। तो पहले तो आप नोट करिए, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के आधार पर अब तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार, पहला कब भैया, वर्ष 1962 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जबरदस्ती आपातकाल लागू कर दिया गया, तानाशाही थी एक तरीके से। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलेशन शब्द जोड़ दिया गया है। यानी आंतरिक अशांति को हटा करके अब क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा। अच्छा ये तो तीसरा था, ठीक है। दूसरा आपका जो है था, दूसरा 1971 में था फ्रेंड्स। दूसरा 1971 तो छोड़ दिया, वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भी पहले हो चुका था। तो ये भारत पाक के युद्ध के समय जो है हुआ था 1971 में। और 75 में तो आपको पता ही ये घटना बहुत अच्छे से आपको याद ही होगी। तो 3 बार लगा, पहली बार वर्ष 1962 में, दूसरी बार वर्ष 1971 में, तीसरी बार 1975 में। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो 40 प्रश्न है, इस 40 प्रश्न का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो वर्ष 1960 में श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है उसको हासिल किया। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 40वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कैसा रहा यह सेशन, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा हुआ था, आप शायद भूल गए होंगे, स्टार्टिंग में, बीच में मैंने पूछा था 20वें क्वेश्चन के समय में कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अगर उनके नाम मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।